वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पे कवर करते हैं लीगल इश्यूज़ और लीगल रेमेडीज़। सो आज भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। स्टे ट्यून, वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड अटेन मोर नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू एंड द सेक्शन इन्वॉल्व फॉर द रेजोल्यूशंस। तो गाइस, सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑन रेंट इन इंडिया। एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ इन्वेस्टर, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो, किसी को किराए पे देते हो इन फेवर ऑफ अ रिटर्न विच इज़ योर रेंट एज अ प्रीमियम टू दैट, तो उसमें अगर आपका किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को आपकी इजाज़त के बगैर या आपकी नॉलेज के बगैर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करता है या फिर किसी और को फर्दर ऑन रेंट आउट कर देता है या फिर किसी और को अपने साथ रहने की उसमें इजाज़त दे देता है, ईदर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट टू स्प्लिट आउट द रेंट और समथिंग। सो ऐसे में वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट, अपने इस लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाता है, जो इसको वॉइडेबल बना देता है। ऐसे में एज अ लैंडलॉर्ड आप क्या करें? ऐसे में आप उस टेनेंट को सबसे पहले तो अंडर सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक लीगल नोटिस जारी कर सकते हो टू वकेट द प्रॉपर्टी। अगर उसके बाद भी वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है तो क्या करें? तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो और उस पर केस फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट। इसके बाद उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी खाली करनी ही पड़ेगी और उसमें आप अपने डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। जो भी उसने तोड़ फोड़ करी है या जितना भी उसने अपना इंटरेस्ट रखते हुए उससे और कमाई करी है और आपको जो परेशानी हुई है उसके अगेंस्ट आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे फर्दर ऑन सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट, 106 एंड 108। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि सेक्शन 108 थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, जो आपको सारी चीज़ें बताता है कि इसमें आपके एज अ लैंडलॉर्ड क्या अधिकार हैं, क्या आपके दायित्व हैं, साथ ही साथ जिसको आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो यानी कि आपका किराएदार, उसके क्या अधिकार हैं और उसके क्या दायित्व हैं। सो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्योंकि इसमें जो बात होती है वो लीज़ पे होती है, तो उसको हम कहते हैं लीज़ अग्रीमेंट को हम कहते हैं लीज़, क्योंकि वो एक लीज़ साइन होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है। देने वाला जो लैंडलॉर्ड होता है उसको कहते हैं लेसर, और जो किराएदार होता है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्टी होता है, उसको हम कहते हैं लेसी। सो बने रहिए और अब हम इसके आगे का शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है। सो ये सेक्शन जो है ये डिफ़ाइन करता है कि लीज़ क्या होती है, लेसर कौन होता है और लेसी कौन होता है। द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, द सेक्शन 105 सेज अ लीज ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल मतलब जो धरती से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जिसको आप ऐसे हिला नहीं सकते। सो इट सेज अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफ़र ऑफ अ राइट टू enjoy the property made for a certain time, express or implied, or in perpetuity in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, service, or any other thing of value, to be rendered periodically or on a specific occasion to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms. सो इसका जो मतलब है वो ये है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को जो धरती से जुड़ी हुई है उसकी एक लीज़ आउट, उसको लीज़ आउट करना, यानी उसका एक ट्रांसफ़र करना बेसिकली पोजेशन को, जिससे कि जो ट्रांसफरर है उसकी पोजेशन या उसके राइट्स जो है टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी करता है। और इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं? इसके एलिमेंट्स ये होते हैं कि जो आपका ट्रांसफरी होता है, यानी कि जो आपका किराएदार होता है, उसको
उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के राइट्स मिल जाते हैं। उस टाइम तक वो उसको पोजेस कर सकता है जिस टाइम तक के लिए वो लीज तय करी गई है। दैट्स वाई इट सेज मेड फॉर अ सर्टेन टाइम। उसके बाद ये कहता है एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, यानी कि दोनों ने अपनी तरफ से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रखा हो या समझा हो, इम्प्लाई कर रखा हो। और इन कंसिडरेशन टू अ प्राइस, यानी कि उसके अगेंस्ट ट्रांसफरी या आपका टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड या ट्रांसफरर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे आउट करता है, जो कि आपका तय होता है कि भाई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से एक रेगुलेशन या एक पीरियोडिकली मेथड के अंदर वो उसको पेमेंट करेगा, या कुछ डिफाइंड ओकेजन्स पे वो उसको पेमेंट करेगा। यानी कि रेंट एक महीने में भी हो सकता है कलेक्ट, या क्वार्टरली कलेक्ट कर सकता है, या सेमी एनुअली, या ईयर आउट का एक एडवांस रेंट भी ले सकता है बेसिस दैट पर्टिकुलर लीज टर्म्स। इसके बाद ये सेक्शन क्या कहता है कि लेसर, लेसी, प्रीमियम एंड रेंट, दीज 4 टर्म्स आर डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। सो इसमें लेसर कौन होता है? जब ट्रांसफरर इज़ द लेसर, यानी कि जो बंदा राइट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है वो लेसर है। ट्रांसफरी इज़ कॉल्ड द लेजी, जो व्यक्ति उसके राइट्स को ले रहा है, राइट टू पोजेशन ले रहा है, टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो लेसी कहलाता है। जो उसका प्राइस होता है वो कहलाता है प्रीमियम, और जो मनी या शेयर या सर्विस या कोई और चीज़ जो इसके बदले में मिल रही है, दैट्स कॉल्ड द रेंट। सो दिस इज़ सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1882, विच डिफाइंस व्हाट इज़ अ लीज, हु इज़ अ लेसर एंड हु इज़ अ लेसी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 106 के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा। सो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 106 है क्या? सेक्शन 106 कहता है कि जो ड्यूरेशन है लीज़ की, अगर उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट या फिर लोकल लॉ की यूजेज के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, सो इसके सब सेक्शंस हैं 4, और वो हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं और उनको समझते जाते हैं। सो सबसे पहला सेक्शन क्या कहता है, सब सेक्शन क्या कहता है? इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ और यूजेज टू द कंट्रारी, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज शैल टू बी डीम्ड टू बी अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी बाय अ 6 months नोटिस। सो मैं इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करता हूँ और पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, और लीज़ है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो आपका एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ होने वाली है, सो उसके अंदर अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, वो लीज़ टर्मिनेट करनी है, सो ईदर पार्टी जो है वो 6 महीने के नोटिस पे कर सकती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या ये जो लीज़ होती है, ये ईयर टू ईयर बेस की होती है। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग, एनी अदर पर्पस शैल बी डीम्ड टू बी अ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड टर्मिनेबल ऑन ईदर पार्ट ऑफ लेजर और लेसी बाय अ 15 day नोटिस। यानी कि अदर देन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, यानी कि आपके रेजिडेंस के पर्पस के लिए अगर आप ये प्रॉपर्टी लीज आउट करते हो, ट्रांसफ़र करते हो उसके पोजेशन राइट्स, देन लेसर या लेसी दोनों में से जो भी इसको टर्मिनेट करना चाहता है वो 15 दिन के नोटिस पे कर सकता है, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ बेसिस का आपका टर्म डिफाइन करता है। Now the second point, the second subsection, what does it says? It says notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the period mentioned in subsection 1 shall commence from the date of receipt of notice. अब इसके अंदर क्या है कि लेसर जो है, अगर
लेसी को अपनी प्रॉपर्टी को वेकेट करने को कहता है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये सब सेक्शन ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, यानी कि किसी और लॉ के अंदर कुछ भी कहा गया हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग इन फोर्स, लेकिन जो सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 जो नोटिस वाला सब सेक्शन 1 है, जो कहता है मंथ ऑन मंथ पे आपका ये प्रोसीजर रहता है और 15 डे का नोटिस रहने वाला है। सो उसके अंदर नोटिस कब से जो नोटिस कब से वो आपका स्टार्ट होगा, वो तब से स्टार्ट होगा जिस दिन से वो नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, जिस दिन वो नोटिस उसको आपके लेसी को मिल जाएगा, यानी आपके टेनेंट को मिल जाएगा, उस दिन से उसकी उसका जो टेन्योर है या उसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। द अदर सबसेक्शन थर्ड वन, व्हाट डज इट सेज? अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड merely because the period mentioned therein falls short of the period specified under the subsection, where a suit or proceeding is filed after the expiry of mention in that subsection. So ये जो subsection है ये कहता है कि just because कि नोटिस जो है राइट, जो नोटिस है वो शॉर्ट फॉल कर जाता है फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड पीरियड, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इनवैलिड होता है। अगर उस नोटिस पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी अगर उसके आगे सूट फाइल करा जाएगा तो वो जायज़ होगा, दैट्स गोइंग टू बी वैलिड, वो इनवैलिड नहीं हो सकता। नाउ द लास्ट सबसेक्शन ऑफ this particular section, what does it says? It says every notice under subsection 1 must be in writing, signed by or on behalf of the person giving it, and either be sent by post to the party who is intended to be bound by it, or to be tendered or delivered personally to such party or to one of his family members or servants at his residence, or if such tender or delivery is not practicable then affix it to a conspicuous part of the property. So इसको आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कहता है। ये सबसेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि हर एक नोटिस जो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है, अगर आपने लीज आउट कर रखी है प्रॉपर्टी टू अ पर्सन हु इज़ एंजॉइंग द पोजेशन राइट्स फॉर रेजिडेंस, सो ये अदर वाले पार्ट में आएगा जहाँ पर ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे चलता है और आपका 15 डेज़ का नोटिस कैरी करता है। इसके अंदर ये कहता है कि ऐसा हर एक नोटिस उसका राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है, उसका साइंड होना बहुत ज़रूरी है। साइन कौन कर सकता है? आप कर सकते हो जो लेसर हो, या आपके बिहाफ पे वो पर्सन कर सकता है जो उसको दे रहा है, यानी कि उसका भी उस प्रॉपर्टी पे राइट होना ज़रूरी है। और इसको आप विया पोस्ट भी भेज सकते हो उस पर्सन को या उस टेनेंट को, अगर आप फार अवे हो अपनी प्रॉपर्टी से जो आपने लीज आउट कर रखी है, सो आप उसको पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हो टू दैट पर्टिकुलर पार्टी और टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप इंटेंड करना चाहते हो कि यू आर द वन हु इज़ बाउंडेड बाय इट। नहीं तो आप इसको डिलीवर आउट भी कर सकते हो पर्सनली टू दैट पर्टिकुलर पार्टी और टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उसके किसी फैमिली मेम्बर को या सर्वेंट को भी दे सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर रेजिडेंस। अगर ये डिलीवरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए कि वो लोग वहाँ पर नहीं हैं, अभी कहीं गए हुए हैं, आप जिस दिन पहुँचे नोटिस देने के लिए, सो आपको उस नोटिस को ऐसी जगह पे लगाना है उस प्रॉपर्टी पे जहाँ पर वो किसी को भी आता जाता दिख सके, यानी कि जब लेसी वापस आए उस प्रॉपर्टी पे तो उसको वो नोटिस सामने दिखना चाहिए और इस तरीके से दिखना चाहिए कि वो उसको क्लियरली पढ़ सके। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सर्विस ऑफ नोटिस के अगेंस्ट एक केस भी है रेफरेंस में, जो है कालीराम वर्सेस मिर्ज़ा वकर अली। ये AIR 2005 का है। इसमें क्या था कि मेंशन करा हुआ है कि नोटिस सेंड ऑन करेक्ट एड्रेस टू addressee who refused to accept it. Presumption lies with regard to notice on defendant or addressee. It is addressee
who has to prove that either notice was not sent to correct address or same was not served upon him। यानी कि इस केस में जो आपका डिफेंडेंट था उसने ये कहा कि भाई उसको नोटिस मिला ही नहीं, लेकिन जो आपका पिटिशनर था जिसने ये पिटीशन डाली थी उसने कहा था कि नोटिस करेक्ट एड्रेस पे भेज दिया है, लेकिन एड्रेसी ने उसको लेने से मना कर दिया। सो इस केस में जो आपका एड्रेसी है यानी जो आपका टेनेंट है उसको ये प्रूव करना है कि इधर वो जो नोटिस है वो उसको मिला ही नहीं, गलत एड्रेस पे भेज दिया गया था, या फिर वो नोटिस उसके लिए नहीं था। सो बाय द एंड अगर एज अ लैंडलॉर्ड आप सेक्शन 106 के थ्रू किसी टेनेंट को नोटिस भेजते हो टू वेकेट द प्रॉपर्टी, तो ही इज़ बाउंडेड टू फॉलो द ऑर्डर। और अगर वो फिर भी वेकेट नहीं करता देन आप फर्दर ऑन कोर्ट में जा सकते हो और एक पिटीशन फाइल कर सकते हो, एक सूट फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो विच गेट एडेड। सो सेक्शन 108 ये भी काफ़ी बड़ा सेक्शन रहने वाला है और इसको मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून। अभी आप सेक्शन 106 के बारे में समझिए, देन आप सेक्शन 108 के बारे में भी समझिए, जिससे कि आपको इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आपका टेनेंट आपको परेशान करता है, वो प्रॉपर्टी पे वेकेट नहीं करता, तो आप लीगली उस पर किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने अधिकारों को जानें और कीप फॉलोइंग मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। लीव योर कमेंट्स इफ़ you want me to create more videos on the topics that you have a good day.